बंसल, विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़े तमाम लगातार सवाल हम उठा रहे हैं और सवालों के साथ साथ उनके जवाब जानने की कोशिश भी खास पैनल के साथ हमारी हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए। कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान भैरव घाट पर उसकी पत्नी ऋचा दुबे बहुत ज्यादा गुस्सा भी नजर आई और मीडिया को अपशब्द बोलती हुई भी नजर आई। ऋचा दुबे, छोटा बेटा, साथ में बहनोई दिनेश तिवारी, सभी लोग मौजूद थे। घर के कुछ खास लोग यहां पर मौजूद थे। लेकिन घाट पर ऋचा मीडिया कर्मियों के सवालों से भड़क गई, गुस्से में आ गई। ऋचा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। मीडिया ने पूछा कि आखिर हमारी गलती क्या है। फिर बाद में हालांकि ऋचा ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल और फिर मीडिया के दबाव को देखते हुए, मीडिया के सवालों को जानते हुए ऋचा ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। हालांकि इस दौरान उसने कहा, किसी को भी छोड़ूंगी नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। आप बताइए, इनकाउंटर किया क्या किया? आपके पति ने गलती की थी, आपका पति हत्यारा था, उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे शायद आपा खो बैठी और उसके बाद उसे खुद नहीं एहसास हुआ कि वो बोल क्या रही है। मीडिया के लिए बेहद गंदे और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हुए 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। विकास एनकाउंटर को आप करीब से समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे और सिलसिलेवार तरीके से जान पाएंगे कि आखिर कैसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से भागता हुआ, कई इलाकों में होता हुआ, कई राज्यों से गुजरता हुआ पहुंच गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में। महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में घूमता हुआ नजर आया, सेल्फी ले रहा था और वहीं मंदिर परिसर के बाहर उज्जैन में ही गिरफ्तारी विकास दुबे की हो गई। जब गिरफ्तारी हुई, चिल्लाकर कहा, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। और उसके बाद यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया। जो शुरुआती पूछताछ होती है, उसके बाद जो कागजी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जब गाड़ियों का काफिला आगे निकला तो कहा यह गया, कानपुर के भौती में कार पलट गई और वहां से भागने की कोशिश विकास दुबे करने लगा। एनकाउंटर में मारा गया, अस्पताल तक ले जाया गया, तब तक डेड हो चुका था, मृत घोषित हुआ। ऐसे में जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों ने खुशी का इजहार किया, कहा कि संतुष्ट हैं वो इस कार्रवाई से। एनकाउंटर पर सवाल भी लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। प्रियंका गांधी ने तो कह दिया कि अपराधी का तो अंत हो गया है, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? इस बीच एक और बड़ी खबर, विकास दुबे के बेटे को लखनऊ पुलिस अपने साथ लेकर गई। लखनऊ में अपनी दादी से मिलने के लिए पहुंचा था। विकास का बेटा कल ही विदेश से लौटा है। दरअसल विकास के 2 बेटे, एक छोटा बेटा जो कि मां के साथ था और बड़ा बेटा जो कि विदेश में पढ़ाई करता था। पिता के बारे में जाना तो लौटा, लखनऊ लौटा, दादी के पास पहुंचा और अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शायद हो सकता है कि यहां से कोई जरूरी जानकारी पुलिस को मिल पाए। लखनऊ में अपनी दादी और चाची से मिलने के लिए पहुंचा। छोटे भाई और मां के पास अभी तक पहुंचा नहीं है विकास दुबे का बड़ा बेटा। और लगातार इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच दीपक झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतुल सक्सेना नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने पूर्व एसीपी वेद भूषण जी से भी जाना कि क्या कुछ उनका ओपिनियन कहता है। उनका कहना है कि जांच का इंतजार कीजिए। लेकिन विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से जुड़े हुए हैं, जो कि खास अपना इस पर ओपिनियन रखेंगे, वरिष्ठ वकील हैं। विष्णु शर्मा, मुझे बताइएगा, एनकाउंटर को लेकर भारत में कानून क्या है? विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आपका अपना ओपिनियन क्या है? देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहाँ गलतियां की हैं। हथकड़ी का प्रोविजन बहुत सामान्यतः छोटे से छोटा अपराधी होता है, तो हथकड़ी के साथ हम लोग उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। पुलिस का एक रेगुलर प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर हथकड़ी नहीं लगाई गई। क्या वो वेट कर रहे थे कि वो पिस्टल छीनेगा और हम उसका एनकाउंटर करेंगे? दूसरा कि जब हम किसी को अगर भाग रहा होता है, वो अगर पुलिस कस्टडी से, तो गोलियां हम लोग कहाँ, पहले उनको अपना वेस्ट के नीचे उनको गोलियां चलानी है रोकने के लिए। उसका भी एक प्रोसीजर दे रखा है कि आपको गोलियां किन कंडीशन में चलानी है। सेक्शन 46 सीआरपीसी क्लियरली डिफाइन करता है कि आपको किन परिस्थितियों में लगता है
कि अपराधी आपकी गिरफ्त से भाग रहा है, तब आपको इस तरीके का करना है। और वो भी आप तब कर सकते हैं जबकि गोली आप कब चलाएंगे, जबकि उसको या तो डेथ टर्म हो या उसका कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध हो। यहाँ पे विकास के ऊपर 60 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। नो डाउट कि बहुत सारे अपराध में उसको डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। आपने गोली चलाई, 4 गोलियां 3 गोलियां जिसका मीडिया दिखा रहे हैं चेस्ट पे लगी। आप पोस्टमार्टम ये साबित करेगा कि कितनी पास से वो गोलियां चली हैं। आप देखिए, अगर कोई आदमी भाग रहा है और अगर जैसे मीडिया बता रहा है कि उसके पैर में रोड थी, कि वो कितनी दूर से, पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी दूर से गोलियां चली हैं। देखिए, इस पर प्रिस्क्राइब्ड लॉ डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट बोला है। देखिए, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्लियर कट बोला है कि जो भी कस्टोडियल डेथ होती है उसको आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में माने और इज ए वर्स्ट क्राइम इन द सिविलाइज सोसाइटी, इसको वर्स्ट क्राइम कहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ के अंदर फेक इनकाउंटर के अंदर पूरी जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किन परिस्थितियों के अंदर ये पुलिस जो कॉलिजन के साथ बाकी चीजें करते हैं, वो अगर इस तरीके का करते हैं तो सीबीआई इंक्वायरी भी होती है, एसआईटी भी होती है और बाकी एजेंसीज। अब इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि देखिए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के संरक्षण में इस तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए कि विकास दुबे को जो एनकाउंटर किया गया है वो अपराधी था, हम उसके अपराध के लिए कुछ नहीं करे, लेकिन लीगल पहलू मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में उनको गोली मारी जा सकती है और किन परिस्थितियों में एनकाउंटर जरूरी है। देखिए, एक उसके अंदर लॉ कमीशन की जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उसके अंदर क्लियर लिखा है कि ऑफेंस में जहां पर पुलिस वालों को लगता है कि हमारी डेथ हो सकती है और राइट टू डिफेंस के अंदर ही गोली मार सकता है, यही सवाल उसको कल से गोली लेकर चला आज तक सकता है। हम उठा रहे हैं। अगर विकास दुबे भाग रहा था तो उसके पीठ में गोली लगती। अब आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके के मीम्स भी चल रहे हैं कि क्या रिवर्स गियर में भाग रहा था, क्या सीने में गोली कैसे लगी, अगर भागता तो पीछे से गोली लगती। और जैसे आपने कहा कि वेस्ट से नीचे गोली मारने की जो कानून में बात है, लेकिन उसके सीने में गोली मारना, और साथ ही साथ विकास दुबे के साथ ही प्रभात का भी इसी तरीके से इसी जगह एनकाउंटर हो जाना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन अतुल सक्सेना कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहे थे, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर दिया बाकायदा। कौन से राज की बात कर रहे थे अखिलेश यादव? अतुल जी कह रहे थे राज सामने नहीं आ जाए, सरकार ना पलट जाए, इसलिए गाड़ी पलट दी। उत्तर प्रदेश में जो संविधान और कानून है, ये दोनों कहीं गटर में चले गए हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से योगी सरकार आई है, 5000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए हैं। और अरे आप विकास दुबे पर रहिए ना, आप बाकी इनकाउंटर की बात मत कीजिए। अतुल जी, बाकी इनकाउंटर पर नहीं जाना है, बाकी इनकाउंटर पर नहीं जाना है। और बता दीजिए ना, विकास दुबे कौन सी पार्टी से कनेक्शन नहीं उसका जोड़ा गया? बीजेपी से, एसपी से, बीएसपी से, कौन सी पार्टी रह गई सर? आपकी अपनी पार्टी से विकास दुबे की पत्नी की आजीवन सदस्यता की बात सामने आ रही है सर। अरे यदि ये पॉलिसी विकास की बनाई जाती तो शायद उससे जनता को, हमें, आपको फायदा होता रचना जी। और ये जो कार पलटने की बात आप कह रही हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है। यदि ये कार पलटाई नहीं जाती, विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर नहीं करा जाता, तो ना जाने कितने। आप मजबूत पक्ष रखिए अतुल जी, मजबूत पक्ष रखेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, मजबूत पक्ष रखेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। आप क्या बता रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार का संरक्षण था, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने संरक्षण दिया हुआ था, आपकी सरकार ने क्या कर लिया? कल का गुंडा तो नहीं था ना, सालों से गुंडागर्दी कर रहा था, मोस्ट वांटेड बदमाश था, आपकी सरकार ने क्या कर लिया? सालों से गुंडागर्दी कर रहा था, 1990-91 में वो एक छोटा सा गुंडा था जिसे आतंक का पर्याय बनाने में यदि किसी की जिम्मेदारी है तो वो भाजपा के लोगों की है।
भाजपा के ना, ना, नेताओं ना, की ना। है, भाजपा के मंत्रियों की है। अगर आप आरोप आज लगाने पे कोई आएंगे, कानून देखिए की ध्यान आजादी रखिएगा, बन अगर गया। आप आरोप लगाने पर आएंगे, आज एक उंगली उठाएंगे, तीन आपकी तरफ गोली उठेंगी। चलाने से नहीं परहेज नहीं नहीं, करा। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी, ये मुझे मत बताइए। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं मैं, मुझे मत बताइए, मुझे मत समझाइए। गुंडागर्दी तब क्या थी, अब क्या थी, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं विकास दुबे को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ, आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहे हैं, आप सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी के शासन में कैसा था माहौल, ये याद कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। दीपक झा, एनकाउंटर कितना सही और कितना गलत आपको लग रहा है? आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। बिल्कुल है रचना जी। देखिए, इस भाजपा और सपा और बसपा पे सवाल उठाना एक व्यक्ति का बनाया हुआ पाला हुआ गुंडा नहीं था। इस सब दलों ने इसको मिलकर बनाया था, पाला पोसा, समय के अनुसार सबने अपना इसका इस्तेमाल किया और फायदा किया। जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया और बोले कि जिसको चाहो तुम भस्म कर सकते हो, उसी तरीके से सत्तारूपी जो शिव है उसने विकास दुबे जैसे को भस्मासुर को पैदा किया। समय समय पर सत्ता में बैठे लोगों ने इसका फायदा लिया, जब लगा कि अब इससे इसको खतरा है, यहाँ पे एनकाउंटर करवा दिया। अब देखिए बात क्या होती है, कल पुलिस का बयान आता है शाम को कि भैंसों के झुंड ने आपकी गाड़ी पलटा दिया, और आपने भी बताया कि वहीं पे पहला प्रभात का एनकाउंटर हुआ था। तो संयोग देखिए या प्रयोग देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रयोग है जो कि मानवता के खिलाफ है। मानवता के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से जो पुलिस को आप बर्बर बना देंगे, पुलिस को ही अगर गैंगस्टर बना देंगे, तो फिर कानून व्यवस्था पे लोगों को यकीन क्यों रहेगा, न्याय व्यवस्था पे लोगों को यकीन क्यों रहेगा। तो सवाल उठाना लाजमी है। विकास दुबे की मौत से मैं फिर कह रहा हूं, किसी को सांत्वना नहीं हो सकती, किसी को उसके प्रति हमदर्दी नहीं हो सकती, लेकिन कानून जो है हमदर्दी से काम नहीं करता है, कानून जनभावनाओं से काम नहीं करता। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से काम करता है। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे पुलिस का ऑफिसर हो, चाहे सेना का आदमी हो, सबके लिए कानून है भारत का संविधान। तो सवाल उठाना लाजमी है। ये बताएं कि एनकाउंटर किस मजबूरी में किया गया, क्योंकि एनकाउंटर पूरी तरीके से फेक है। कोई अगर अंधा व्यक्ति भी सुनेगा तो बहुत हास्यास्पद लगती है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की थ्योरी। भाजपा लोग जो इसको कह रहे हैं कि अच्छा हुआ का मतलब क्या हुआ? अपराधी मारने का अगर यही तरीका है तो फिर तो मैं भी कल अपराधी को सड़क पे देखूंगा और गोली उठा के मार दूंगा, बोलूंगा अच्छा हुआ। तो हर आदमी अपने हाथ में बंदूक ले लेगा। अगर हर आदमी बंदूक ले लेगा तो पाकिस्तान बन जाएगा। मुझमें पाकिस्तान और तालिबान में फिर क्या अंतर रह जाएगा? हम संस्कार की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, फिर तो मिट्टी पलीद हो गई सब चीजों की। तो इसलिए योगी सरकार ने क्या किया, क्योंकि इनके बस में कोई चीज है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते, तो पुलिस वालों को कहते कि भाई गुंडों को मार दो। की वही थ्योरी कल सामने आई जो विकास दुबे के 5 साथियों को मार गिराने में यूज में लाई गई थी कि भागते हुए कोशिश की गई, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की गई, इसीलिए एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल हम क्यों ना कहें, जैसे कि दीपक झा भी कह रहे हैं कि हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत से विकास दुबे का इस्तेमाल किया, संरक्षण दिया भी और अपना काम निकलवाया भी। लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि कानपुर का बिकरू गांव विकास दुबे के मारे जाने के बाद खुशियां मनाता हुआ नजर आया, मोमबत्ती लेकर शांति का संदेश देता हुआ नजर आया, और वहां लोगों ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई हैं, क्योंकि वो जानते हैं विकास दुबे के मारे जाने के बाद यहां आतंक का अंत हो गया और अब लोग शायद खुली सांस ले पाएंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे। लेकिन दर्शकों को जानना जरूरी हो जाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक विकास दुबे पहुंच गया, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बिना किसी के संरक्षण के, बिना किसी के सपोर्ट के विकास दुबे कैसे आखिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा, जबकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। कानपुर से उज्जैन पहुंच जाने की ये पूरी थ्योरी आपके सामने हम रख रहे हैं। 2 जुलाई की रात जब कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। 8 पुलिस वाले जब दबिश देने के लिए पहुंचे थे तो विकास दुबे ने अपने बदमाश साथियों को पहले से बुलाया हुआ था हथियारों के साथ। छत से फायर की गई, नीचे पुलिस वाले थे, जेसीबी मशीन के जरिए उनका रास्ता रोक दिया गया और इस फायरिंग में 8 पुलिस वालों की जान चली गई। 3 से 4 जुलाई को शूटआउट के बाद 2 दिन शिवली गांव में छिपा रहा और कानो कान उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर नहीं हुई। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। फिर 6 जुलाई तक पुलिस को विकास की कोई जानकारी नहीं मिली थी, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी, जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई थी और जगह जगह पोस्टर्स चिपका दिए गए थे विकास दुबे के लिए कि विकास दुबे के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हम तक पहुंचाएं। विकास का आखिरी जो लोकेशन था वो औरैया में ट्रेस किया गया, लेकिन विकास के बारे में जानकारी फिर भी पुख्ता तरीके से पुलिस तक कुछ नहीं पहुंच पाई थी। 7 जुलाई को जब फरीदाबाद में विकास
एक होटल में ठहरा था। वहां सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जब तक पुलिस उसे ट्रेस करते हुए वहां तक पहुंचती, विकास दुबे फरार हो चुका था। 7 जुलाई को विकास दुबे फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचा। आप ये भी समझिए कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहा, कैसे आखिर किसी ने पहचाना नहीं, ये संभव हो कैसे सकता है। 8 जुलाई को विकास दुबे दिल्ली से राजस्थान की तरफ भागा और जैसे कि हम कह रहे थे कि 6 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी विकास दुबे तक पहुंच नहीं पाई। 9 जुलाई को जयपुर से धौलपुर होते हुए फिर उज्जैन पहुंचा है विकास दुबे। महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए मां सरला देवी ने कहा था कि हर साल जाता था, इस साल भी गया है। 9 जुलाई को जयपुर से धौलपुर होते हुए उज्जैन पहुंचा। उज्जैन पहुंचने के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करता रहा, मंदिर परिसर में घूमता रहा, सेल्फीज खिंचाता रहा और उसके बाद जब मंदिर परिसर से बाहर निकलने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करने के बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की गई और उसके बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब कानपुर उसे लाया जा रहा था, कानपुर के भौती में एनकाउंटर हो गया। लेकिन एनकाउंटर को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। विजय मिश्रा भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। विजय, मुझे बताइएगा, बड़ा बेटा पिता की मौत की खबर सुनकर आया है, आगे क्या पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी? देखिए, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अब परिवार के साथ कोई पूछताछ होनी है, क्योंकि बड़ा बेटा यहाँ रहता ही नहीं था। वो लंदन में रह करके पढ़ाई करता था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और अब जब जानकारी मिली है तो यहाँ पहुँचा है। हालांकि माँ और छोटे बेटे को एक बार पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया, लेकिन इसके बाद बड़ा बेटा भी यहाँ पहुँचा। ये ज़रूर है कि उसे सुरक्षा की दृष्टि से उसके साथ एक पुलिसकर्मी ज़रूर इस समय चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर पूछताछ के दृष्टिकोण से नहीं लगता कि बड़े बेटे के साथ इस तरह से कोई चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, हल्की फुल्की पूछताछ हो सकती है। आपको रोक रही हूँ, आप अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन जा सकती है। ये बड़ा अपडेट इस कांड से जुड़ा हुआ मिल रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। उज्जैन से ही गिरफ्तारी हुई थी विकास दुबे की और वहीं से गिरफ्तार करके कानपुर लाया जा रहा था। उज्जैन में विकास को पनाह देने वालों को लेकर ये नजर रखने की बात सामने आ रही है और उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस के जरिए होगी। ये बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ की टीम अब उज्जैन जाएगी और उज्जैन में जिन लोगों के जरिए संरक्षण दिया गया था, जिन लोगों के जरिए उज्जैन में रहा विकास दुबे, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कड़ी दर कड़ी यूपी एसटीएफ की टीम कर रही है। विजय, अपनी बात पूरी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये जो यूपी एसटीएफ की टीम जा रही है, आगे तैयारी क्या होगी उसकी? बिल्कुल, यहाँ पर अभी उन कड़ियों को जोड़ना बाकी रह गया था, जिन कड़ियों के जरिए से शायद विकास दुबे अगर जिंदा होता तो बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता था, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज़ें ये पता लगानी ज़रूरी है कि कानपुर से कैसे निकला, किन सहयोगियों के जरिए से निकला, फिर वहाँ से वो किस तरह से बलिया, फिर फरीदाबाद या फिर इस तरह से 2-3 बॉर्डरों को क्रॉस करते हुए वो उज्जैन महाकाल कैसे पहुँचा, उज्जैन पहुँचने के बाद वहाँ उसकी मदद किसने की और मंदिर परिसर में वो कितने समय तक रहा। तमाम चीज़ें जो है वो जानना काफ़ी आवश्यक था, लेकिन जाहिर है कि अब विकास दुबे इनकाउंटर में मारा जा चुका है और वो कड़ियां अब खुद ही पुलिस को मेहनत करके ढूंढनी पड़ेगी। या हो सकता है इसके बीच में उज्जैन पुलिस ने काफ़ी देर तक अपने पास विकास दुबे को रखा था, तो कुछ ना कुछ पूछताछ जरूर की होगी वहाँ की उस टीम ने। तो उनसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ जो है जाकर के बातचीत कर सकती है कि पूछताछ के दौरान विकास दुबे से क्या क्या जानकारी मिली थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम जो है वो जा रही है और यहाँ पर बातचीत कर सकती है मध्य प्रदेश पुलिस से, जिस टीम ने विकास दुबे को पकड़ के रखा था काफ़ी देर तक। और ये जानकारी मिल रही थी कि इस बीच टीम जो है वो पूछताछ भी कर रही थी विकास दुबे से, तो यहाँ पर कुछ चीजें मिल सकती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर विकास दुबे उज्जैन में जाकर के रुका होगा वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा सकता है और किन रास्तों से आया था उन पूरी सभी रास्तों को देखने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर सकती है। तो ये तमाम चीजें जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है कि कौन कौन इसके और साथी हैं जो इसकी मदद कर रहे थे पीछे से। और इस तरह से जब पूरी तरह से अनाउंसमेंट था 5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित हो गया था, उसके बावजूद कौन से ऐसे लोग थे जो इसकी पूरी मदद कर रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर की जानकारी जुटाए जाने को लेकर इसकी मदद कर रहे थे उन तक पहुंचने की कोशिश यूपी एसटीएफ की रहेगी। और विजय जानकारी दे रहे हैं कि बड़े बेटे को हिरासत में ले लिया गया है, हो सकता है उससे भी सवाल जवाब हो, उससे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए। विकास दुबे की जो पत्नी है और जो छोटा बेटा है वो अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों पर हालांकि ऋचा दुबे का गुस्सा बहुत ज्यादा फूटा और
आप शब्द भी कुछ कहे हैं, लेकिन खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, जांच का इंतजार हमें भी है। यूपीएसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंचे तो ये जान पाए हम भी कि आखिर कौन वो लोग थे जो संरक्षण दे रहे थे और कैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक विकास पहुंच गया और बीच में दिल्ली हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, धौलपुर हुआ, ऐसी कई जगह कैसे विकास दुबे जाता रहा, जबकि जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे। मोस्ट वांटेड अपराधी था, हर कोई चाहता था कि इसका जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि 8 पुलिस वालों की शहादत हर किसी के दिल में कसक बनकर चुभ रही थी और दर्द सभी के सीने में था। लेकिन विष्णु जी से हम सवाल कानून को लेकर कर रहे थे, एनकाउंटर को लेकर भारत का कानून क्या कहता है ये उन्होंने हमें बताया। हथकड़ी नहीं लगी थी, वेस्ट से नीचे गोलियां लगनी चाहिए थी, लेकिन विष्णु जी जिस तरीके से पुलिस की थ्योरी सामने आ रही है, सवाल इसलिए भी कि विकास के साथियों का भी सेम इसी तरीके से एनकाउंटर किया गया। विकास दुबे ने तो एक तरीके से सरेंडर कर दिया था, ये कहा था मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, वो वहां भागने की कोशिश नहीं करता तो कानपुर लाते लाते यही कानपुर के भौती में वो भागने की कोशिश क्यों करेगा। और साथ ही साथ कहा गया कि कीचड़ वाले रास्ते में भागने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी जिसके पांव में रॉड पड़ी है, वो आदमी जिसका भारी शरीर है, भागने की कोशिश की तो क्या स्लिप नहीं हुआ होगा? कपड़ों से कहीं तक कीचड़ नहीं था। देखिए इस समय मैं और आप हम लोग ये नहीं कह सकते कि एनकाउंटर ओरिजिनल है या फर्जी है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये कि अगर इस तरीके की विष्णु जी से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब शिवम, एनकाउंटर को लेकर सवाल हम क्यों ना उठाएं? सवाल बहुत ही बुनियादी हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक मीडिया चैनल हैं। एनकाउंटर को लेकर सवाल हो रहे हैं, जब इतना बड़ा गैंगस्टर था हथकड़ी तो होनी चाहिए थी। एक वो आदमी जो भारी शरीर का है, जिसके पांव में रॉड पड़ी है, वो भागने की कोशिश कैसे कर सकता है? इतने पुलिस वालों के बीच में भागता तो उज्जैन से भाग जाता। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल पूछने का आपका अधिकार है, पूछना भी चाहिए। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो हम में और नॉर्थ कोरिया में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाएगा। लेकिन जो आप उस व्यक्ति के पैर में रॉड पड़ी हुई थी, वो इतने सारे पुलिस वालों के बीच में भाग कैसे सकता है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति 30 आदमियों को इकट्ठा करके 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को घेर कर उन पर फायरिंग कर सकता है, उसके बाद उन पर गोलियां मार के 8 लोगों की हत्या कर सकता है, उसके बाद वो वहां से गायब हो सकता है, एक गांव में 2 दिन के लिए रुक सकता है, उसके बाद फरीदाबाद आ सकता है, उसके बाद मका जा सकता है, तो आप उस व्यक्ति ऐसा तो मुझे लगता बेईमानी होगी। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एनकाउंटर में क्या है क्या नहीं है, वो तो एक जांच का विषय है और चीजें आगे क्लियर होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह से इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को अंडर एस्टिमेट करना और ये कहना कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, अपराधी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कानपुर के बिकरू गांव में जो हुआ, अकेले उसने नहीं किया, आप गौर कीजिएगा, अकेले नहीं किया, उसने अपने बदमाश साथियों को बुलाया, हथियारों के साथ बुलाया, तब वो पुलिस पर फायरिंग कर पाया। अकेले उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इनकाउंटर के वक्त, गिरफ्तारी के वक्त तो अकेला था, निहत्था था, कोई हथियार भी नहीं था। अगर रोकना ही था तो पांव पे फायरिंग करते। लेकिन अगर जिस तरह से चीजें होती हैं, आप एक चीज मुझे बताइए, मैं आपसे बड़ी शालीनता से एक चीज पूछना चाहता हूँ, यही सिचुएशन अगर सेम पुलिस के साथ हुई होती कि भगवान ना करे ये मुठभेड़ हुई और उसमें हमारा कोई एक पुलिस का जवान शहीद हो जाता है, कोई दिक्कत होती, तो सोचिए किस तरह के सवाल उठते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं फेस टू फेस एक फेस ऑफ में हूं किसी अपराधी के साथ, मैं मानता हूं कि कानून कहता है कि पैर में गोली लगनी चाहिए, मैं मानता हूं कि कानून कहता है कि पैर से नीचे गोली लगनी चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर आपका अपना तर्क हो सकता है शिवम, आपका अपना तर्क हो सकता है, हमारे अपने तर्क हैं, हम सभी के ओपिनियन को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, खास पैनल लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, विकास दुबे की संपत्ति, जो कि करोड़ों की अकूत संपत्ति उसने इकट्ठा की हुई थी, ईडी की नजर अब उस संपत्ति पर है। ईडी ने अधिकारियों से जानकारी मांग ली है विकास दुबे की संपत्ति को लेकर। कानपुर से लेकर लखनऊ तक जो भी संपत्ति उसने जोड़ी हुई थी, सभी की जानकारी मांगी है ईडी ने, और साथ ही साथ विकास दुबे की चल अचल दोनों ही तरह की संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जानकारी ऐसी भी है कि ईडी कोई भी कार्रवाई विकास दुबे की संपत्ति को लेकर कर सकता है। ऐसे में अजीत ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ। अजीत, क्या कुछ जानकारी है, ईडी की कोई कार्रवाई हो सकती है क्या?
बिल्कुल साफ तौर पर है। जिस हिसाब से कि ईडी के अधिकारियों ने, अगर हम कहें तो कानपुर और लखनऊ के तमाम आला अधिकारियों को लेटर लिखकर ये कहा कि विकास दुबे से जितने भी जुड़े हुए संपत्ति के मामले हैं, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो, और इतने सालों में जो भी संपत्तियां उसके नाम से रजिस्टर्ड है या उनके परिवार से किसी भी संबंधी या तमाम जो लोग हैं उनसे अगर रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी होती है तो वो सारी जानकारी हम तक मुहैया कराएं, क्योंकि कोई ना कोई जो जानकारी होगी उससे वो सुराख लेकर फिर एफआईआर दर्ज कर इस पर कार्रवाई करेंगे। और वो चाहते हैं कि चल अचल संपत्ति में कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट है, ये पैसे कहां से आए, कितने लोगों ने क्या मदद की, इन तमाम बातों को लेकर भी ईडी चाहती है कि वो कार्रवाई करे, और इसको लेकर ही तमाम तरह से यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो साफ तौर पर अधिकारियों ने लेटर लिखकर तमाम तरह से कहा कि आप जल्द से जल्द हमें यहाँ मुहैया कराएं डिटेल जो विकास दुबे से जुड़ी हुई प्रॉपर्टियों का है, या जो भी खाते रहे हैं, जो भी आपको जानकारियां अभी तक मुहैया हो सके वो सारी जानकारियां हम तक साझा आप करें। मतलब अपराध की दुनिया में आतंक मचाने के बाद करोड़ों की जो अकूत संपत्ति इकट्ठी की हुई थी, विकास दुबे ने बड़ा बेटा लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, कल ही लौटा है। ऐसे में उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ईडी ने जानकारी मांग ली है चल अचल दोनों संपत्ति की। विष्णु जी शायद यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे। विष्णु जी, अगर इसी तरीके से कोई अपराधी इनकाउंटर में मारा जाता है, करोड़ों की संपत्ति है, तो अब कानूनी कार्रवाई के तहत क्या कार्रवाई ईडी के जरिए हो सकती है? ईडी को पूरा राइट है उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उनको प्रॉपर जो भी उनका डिफेंस है उसको बोलने के लिए उनको टाइम दिया जाएगा। और अगर ईडी सेटिस्फाई नहीं होते तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति है उनको सीज करने का राइट है। और ईडी सबसे पहले ये देखता है कि इस व्यक्ति का सोर्स क्या था और इसने प्रॉपर कागजों में कितनी अपनी प्रॉपर्टी चल अचल दिखा रखी है। उस चल अचल संपत्ति के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके बैंक लॉकर आते हैं, उनके कैश आता है, उनके व्हीकल से लेके सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, और ईडी को सीज करने का पूरा राइट है। और ईडी इसके अंदर प्रॉपरली जरूर काम करेगी, क्योंकि इस तरीके के जो भी बदमाश होते हैं उनका जितना भी प्रॉपर्टी का होता है वो ब्लैक के अंदर होता है। और ब्लैक के अंदर आप देखेंगे कि वो लोग शो नहीं करते। एक प्रॉपर्टी कहीं और खरीदी, अभी मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उसकी विदेशों में प्रॉपर्टी है और लखनऊ से लेके कानपुर अलग अलग शहरों में है। तो ईडी इसके अंदर अभी इसमें देखें, पुराने केसेस में भी देखें, नीरव मोदी और बाकी केसेस के अंदर ईडी ने पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और बहुत सालों तक उसको लिंगर ऑन नहीं करते हैं, उनको पता लगा और उसके बाद वो उसको सीज कर देते हैं प्रॉपर्टी को। कानपुर से लेकर लखनऊ तक जो भी संपत्ति है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और जैसे कि विष्णु जी बता रहे हैं कि बिल्कुल ईडी को यह हक है कि उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ अपराध की दुनिया से इसी तरीके से कमाई की गई थी, और साथ ही साथ ये पैसा आया कहां से था, ये संपत्ति जोड़ी कैसे गई थी, इसको लेकर जब जानकारी जुटाई जाएगी तो क्या कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। चर्चा लगातार जारी है, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ईडी ने जानकारी मांग ली है कानपुर से लेकर लखनऊ तक चल अचल संपत्ति जो भी विकास दुबे ने जुटाई हुई है, और कानून ये बताता है कि संपत्ति जब्त तो हो सकती है, जो भी करोड़ों की संपत्ति विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में राज करके कमाई थी। लेकिन इसी बीच विकास की मौत से कई सवाल हैं जो कि अनसुलझे हैं, और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। कई ऐसे सफेदपोश लोगों के नाम हमेशा हमेशा के लिए पहेली ही हो गए हैं, जिनके राज विकास के सीने में दफन हो गए। विकास दुबे कानपुर वाला गैंगस्टर विकास के साथ हजारों राज दफन, क्या इसीलिए पहनाया गया उसे मौत का कफन? एनकाउंटर या खादी खाकी की मिली भगत, क्या विकास से खतरे में था सियासी तख्त? गैंगस्टर विकास दुबे को सजा तो देश का हर शख्स चाहता था, जनभावना विकास के लिए मौत की सजा चाहती थी, लेकिन इस तरीके से शायद नहीं, क्योंकि यह संविधान का मजाक है, कानून का मखौल उड़ाना है। कानून नहीं, जंगल राज का संकेत है,
तरीका गलत था तो सवाल उठेंगे ही। विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने तो सरकार पर गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश की ही भाषा कांग्रेस भी बोल रही है। विकास दुबे का अपराध आज नहीं तो कल उसको तो मौत होनी ही थी, जघन्य था। पर इसके पीछे का राज क्या है? अगर गाड़ी नहीं पलटती तो क्या कई लोगों की कुर्सियां पलट जाती? यूपी कांग्रेस की प्रभारी और महासचिव प्रियंका ने तो इसे साफ साफ फेक एनकाउंटर बता दिया और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं। हालांकि उनके आरोपों का एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। उज्जैन में विकास दुबे कानपुर वाला का सोचा समझा सरेंडर, कानपुर से पहले उसका सोचा समझा एनकाउंटर, आखिर क्यों? विपक्ष के इन सवालों पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया। हाँ, पुलिस जरूर कह रही है कि एनकाउंटर फेक नहीं, वास्तविक था। एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया। पुलिस ने फेक शब्द से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे वो पल्ला कैसे झाड़ेगी। मसलन यूपी पुलिस से सवाल नंबर 1, उज्जैन से कानपुर लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? सवाल नंबर 2, विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? सवाल नंबर 3, अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, विकास भागा तो गोली सीने और कमर में कैसे लगी? सवाल नंबर 5, एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोकी गई? सवाल नंबर 6, एनकाउंटर से पहले विकास की गाड़ी क्यों बदल दी गई? इन सवालों का जवाब यूपी पुलिस को ही देना पड़ेगा, लेकिन पुलिस ने अपने बदले के लिए एनकाउंटर कर कई नेताओं को सवालों के घेरे में आने से जरूर बचा लिया। क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। सच या झूठ से पर्दा राजनीति में अक्सर नहीं उठता है, और जब बात सत्ता की हो तो ऐसे सवाल दफन करना ही बेहतर समझा जाता है। 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला, विकास दुबे के खिलाफ जनभावना और कानून की रक्षा जैसे मुद्दों का जवाब एनकाउंटर शायद राजनीतिक रूप से सही हो, योगी सरकार का कद और बढ़ जाए, लेकिन कानून का ये मखौल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत भारी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस खाकी खादी के गठबंधन का भांडाफोड़ होना बहुत जरूरी था, वो ना जाने अब कितने और विकास दुबे को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, विकास की मौत के साथ कई अनसुलझे सवाल भी हमारे सामने आ गए हैं और इस अनसुलझे सवाल को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह की सिंपैथी हमारे विकास दुबे के साथ बिल्कुल नहीं है। दीपक, आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग अपने शासनकाल में विकास दुबे का फायदा उठाया, विकास दुबे को शय भी दी, उसे संरक्षण भी दिया और उसे अपने काम भी निकलवाए। ये काफी हद तक संभव हो सकता है। और अब जब ईडी उसकी संपत्ति के खिलाफ जांच कर रही है, संपत्ति की जानकारी मांग रही है, तो क्या यहां से भी कुछ लिंक्स निकलकर सामने आ सकते हैं क्या? चाहे वो संपत्ति से जुड़ा हो या फिर वो बैंक डिटेल्स हो। देखिए, जिस अपराधी को इतना साइलेंटली तरीके से मार दिया गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि कुछ निकल के सामने आएगा या किसी अधिकारी का नाम या किसी नेता का नाम, क्योंकि उनको बचाने के लिए ही इसको मारा गया है। अगर उसको ना मारते तो शायद कुछ वो बयान देता, कुछ कोर्ट में, कुछ मीडिया में और सबके सामने आता। तो मुझे लगता नहीं कि अब किसी का नाम आएगा। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी सीज करने का कानून को अधिकार है, ईडी को अधिकार है, वो सीज कर देंगे। वो भी अब कार्यवाही जो है मुझे लगता है सिर्फ दिखावे के लिए है, खाना पूर्ति के लिए है, कि इधर से लोगों का दिमाग सिर्फ भटकाने के लिए, देखो भाई हमने मार दिया, अब इसकी प्रॉपर्टी भी सीज करें। तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति बचा, क्योंकि इसका औचित्य ही बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। क्या प्रॉपर्टी है, कितनी है, वो तो सब बहुत साधारण सी बात है। 5, 10, 15, 20 मिनट में सारी जांच से निकल के आ सकती है। दीपक, विकास दुबे की मौत से फायदा किसको हो सकता है? देखिए, विकास दुबे की मौत से फायदा जनता को है, राहत की सांस लेगी, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों को बहुत फायदा है, उन नेताओं को बहुत, क्योंकि विकास दुबे ऐसे नहीं बनता है। ये कोई पाकिस्तान से घुसपैठ करके नहीं आया था, ये उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमाओं में पैदा हुआ है, कानपुर के गांव में पैदा हुआ है। तो यहाँ के नेता, यहाँ के पुलिस वालों के संरक्षण में विकास दुबे पैदा हुआ है। तो उन पुलिस वालों को, उन नेताओं को बहुत फायदा मिलेगा जिनका इसके साथ साठगांठ था, जिनका इनके साथ नाम था। वो सफेद दागदार होने से बच गए। सफेद वर्दी वाले, खाकी वर्दी वाले, सफेद नेता, वो दागदार होने से बच गए, तो उनको फायदा है। मैंने बताया ना, भस्मासुर था, जब 70 रूपी शंकर को लगा, अरे अब तो हमारे ऊपर ही अटैक करेगा, अब हमारा ही नाम आएगा, तो ठाए ठाए गोली करके इसको मार दिया। मैं कहता हूँ, देखिए, भाजपा विधायक का बलात्कारी था कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। जिस बच्ची का वो बलात्कार करता है, रेप करता है, उस पीड़िता का एक्सीडेंट होता है। आप सही देखिए, संयोग क्या होता है। आप सही कह रहे हैं दीपक, आप सही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आया हुआ कोई शख्स तो नहीं था जो घुसपैठ करके आ गया, हिंदुस्तान में रहने वाला था, सालों से गुंडागर्दी कर रहा था। शिवम, मैं क्यों ना कहूं कि हर पार्टी की शय थी उसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। और अगर इतना बड़ा अपराधी था, अगर 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, तो टॉप 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं था? सलाखों के पीछे क्यों नहीं था? और क्यों पूछताछ में उसने कहा कि कई थानों की पुलिस से उसकी जानकारी है, उसका आना जाना है, उसके सपोर्ट है, और कोरोना काल में कई पुलिस वालों को उसने मदद की है, खाना खिलाया है। पूछताछ में कहाँ है ये? कि मुझे लगता है बुरा है नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके संबंध थे, और बहरहाल उसी वजह से हमने देखा कि पूरा का पूरा थाना जो है एक लाइन हाजिर हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाँ, पार्टियों में पैठ थी, बिल्कुल उसके जाने के लिए पार्टियों में पैठ थी, ये पता करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके इतिहास में 10 साल खंगाल लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस किस नेता ने उसको कहाँ साथ दिया है। समझ में आ जाएगा कि क्यों कांग्रेस ने एक बार भी कभी उसको रोका नहीं। समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने 2005 में जब वो बरी हो गया था केसेस में सबूत के अभाव में, तो क्यों मुलायम सिंह की सरकार हाई कोर्ट नहीं गई? शिवम, पता है दिक्कत क्या है? पता है दिक्कत क्या है? अगर मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने क्यों नहीं रोक लिया। आप समाजवादी पार्टी को दोष देंगे, फिर भी आप बीएसपी को दोष देंगे। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी अपराधी था, अंत उसका होना चाहिए था, अंकुश उसके काम पर लगना चाहिए था, सलाखों के पीछे वो होना चाहिए था। ये मिली भगत सबकी क्यों नहीं है? सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे शय भी दी, संरक्षण भी दिया। ये हम क्यों ना कहें? और हम क्यों ना कहें कि उन तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते थे, पुलिस वालों के नाम भी सामने आ सकते थे जो उसे संरक्षण देते थे। इसीलिए विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया। सवाल बहुत हैं, उठाते रहेंगे जब तक जवाब मिलेगा नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर पर सियासत भी चल रही है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इनकाउंटर पर अलग तरीके से थ्योरी बनाई और सवाल खड़े कर दिए। उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने।
के नेता और यूपी से भी हैं। जयंत जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, ये विकास दुबे की हत्या के बारे में, इनकाउंटर डेथ हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, कुख्यात बदमाश था, 8 पुलिस कर्मियों को मारा, इसलिए कोई भी संवेदना उसके साथ किसी की नहीं है। और बहुत से लोग ये चाहते थे कि ऐसा हो, बहुत से लोग चाहते थे कि हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए अपने कुकर्मों की, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो भी उससे कई प्रश्न उठते हैं। किसको बचाना है, किसको मारना है, ये फैसला ना मुख्यमंत्री ले सकता, ना दरोगा ले सकता। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से हुआ। सबको मालूम है जो कहानी रची गई कि वो भाग गया था, उसने पिस्तौल छीन ली, इसे कौन मानेगा? मुझे लगता है कि बॉलीवुड में भी अभी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाए। तो इसलिए सवाल उठता है कि अमानवीय प्रशासन अगर हो जाएगा और कानून के रक्षक अगर भक्षक बन जाएंगे, तो आज एक माफिया को मारा गया है, लेकिन कल को किसी आरटीआई के एक्टिविस्ट को मारा जा सकता है, कल के किसी कार्यकर्ता सामाजिक आदमी को पकड़ा जा सकता है, किसी को भी ऐसे पुलिस घेर सकती है, या योगी जी इशारा कर सकते हैं। तो ठोक दो वाली राजनीति इस देश के लिए हानिकारक है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लेकिन जब से एलिगेशन ये भी है कि जब से योगी सरकार आई है 2017 से, तो 1500 इनकाउंटर डेथ्स एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी हुई हैं। तो ये इनकाउंटर, और ये भी कहा जा रहा है, अखिलेश यादव से मेरी सुबह बातचीत हो रही थी, उन्होंने जिक्र किया था कि ऐसा कल्चर हो गया है कि जो पुलिसमैन इनकाउंटर डेथ्स करते हैं तो उनको प्रमोशन मिलती है और प्लम पोस्टिंग्स मिलती है। तो एक तौर से इनकाउंटर्स आर बीइंग इनकरेज्ड। बिल्कुल, उनको इनाम घोषित करती है सरकार, और आपने देखा होगा इसलिए सबके जो पांव पे गोलियां लगती हैं इनकाउंटर में, और पुलिस वालों को दिखाया जाता है। अगर आप देखेंगे कि उनको चोट लगी, चोटिल हुए, लेकिन कहाँ चोट लगी, बस वो गोली उनके करीब से निकल गई। तो एक ही फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को नीचे तक उस फॉर्मेट को फैला दिया गया है, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। राजनीति का हिस्सा मुठभेड़ नहीं हो सकता। जयंत चौधरी कह रहे हैं राजनीति का हिस्सा मुठभेड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज किसी माफिया को मारा है, कल किसी और को भी मारेंगे ताकि उनके राज फाश ना हो जाएं। एक ब्रेक का वक्त है।